पीयूसी द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम पिछले 4 कक्षाओं से मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी सुजान भगत पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते कहानी और ज़्यादा रोमांचक इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आशा है आप सबको भी उत्सुकता है कि आगे सुजान भगत के साथ क्या होता है। हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो थोड़ा सा याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। सुजान भगत कहानी के चौथे भाग में हमने देखा कि सुजान भगत भगत बन जाने पर उसके घर का वातावरण ही बिल्कुल बदल गया। बड़े बेटे और अपनी पत्नी के द्वारा किए गए अपमान को सुजान सह न सका। वह जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने ही बारे में, अपने घर वालों के बारे में सोचने लगता है। उसके विचार बिल्कुल बदल जाते हैं और अब उसे जैसे आश्चर्य हो जाता है कि मेरे ही घर में मेरा ऐसा अनादर उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि बेटा तथा पत्नी भी इस तरह से उसका अपमान कर देगी। भोला उसको मनाने के लिए आता है पर वो टस से मस नहीं होता। बुलाकी उस पर शाम को खाना पकाकर उसके पास आ जाती है और फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। उसको ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा क्रोध अपनी पत्नी पर ही आया है। पत्नी का नाम बुलाकी है। तो पत्नी से वो बेहद अलग अलग प्रकार के सवाल करता है कि मैंने जेठ बैसाख के दोपहरी में, यानी ज्येष्ठ वैशाख महीने में दोपहर में, रात को, शाम को मैंने खेतों में काम किया। ये सारा संसार मैंने ही बनाया है और सभी अधिकार तुम्हारे पास रखे, सभी पैसे तुम पर लुटाएं, फिर भी तुम आज बेटों के साथ मिलकर मेरा अपमान करती हो। ये सुजान का अपनी पत्नी से सवाल रहा। उसने कहा कि जो भी कमाया वो मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया। नाजुक फूलों की छड़ी से भी कभी तुम्हें छुआ नहीं, यानी डंडे से मार तो छोड़ ही दो कि नाजुक फूलों की छड़ी से भी मैंने तुम्हें कभी मारा नहीं, पीटा नहीं। नहीं तो गांव की कौन सी औरतें होती हैं जो अपने पति का मार नहीं खाती। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें जो है सुजान भगत और बुलाकी में होती है। वो कहता है जब भी तुम बीमार पड़ती थी वैद्य के पास उठाकर मैं ही लेकर जाता था और ऐसे सभी चीज़ें तुम भूल कर अपने बेटों का साथ दे रही हो। तुमने इतना तक नहीं कहा कि जब भिक्षुक को सुजान भीख दे रहा है तो उनको ले जाने दो, दे देने दो, इतना अधिकार उनको अपने घर पर है। ये बात भी तुमने अपने बेटों को नहीं समझाई। ये तकरार जो है सुजान अपनी पत्नी बुलाकी से कर रहा है। वैसे तो बुलाकी सुजान को खाने पर बुलाने के लिए आई थी, पर सुजान ने मना करते हुए कहा कि मुझे खिला पिलाकर दाना क्यों खराब करती हो, जाओ तुम्हारे बेटों को ही खिलाओ। अंत में बुलाकी ने कहा कि तुम तो झगड़ा करने पर ही तुले हो और मैं देखो झगड़े को बचाती हूँ, यानी मैं झगड़ा करने वाली औरतों में से नहीं हूँ। चलकर खाना खा लो, नहीं तो मैं भी अभी भूखी सोई रहूँगी। यहाँ पर ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है बुलाकी कि तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो इस पर भी सुजान मानता नहीं है और सुजान कहता है तुम क्यों भूखी रहोगी, तुम्हारा ही तो राज है, तुम्हारे बेटों का राज है, तुम्हारे बेटों की कमाई है, मैं तो पराया आदमी ठहरा। इस पर हम कहानी को आगे पढ़ेंगे। तब आगे बुलाकी कहती है बेटे तुम्हारे भी तो हैं। सुजान कहता है मैं ऐसे बेटों से बाज आ गया, किसी और के बेटे होंगे, मेरे बेटे होते तो क्या मेरी दुर्गति होती। अब बात यहाँ तक आ जाती है कि सुजान अपने बेटे को अपना नहीं मान रहा और कह रहा है मैं ऐसे बेटों से बाज आ गया हूँ, अब मैं तंग आ गया हूँ। अगर मेरे बेटे होते तो मेरे घर में ये अपमान नहीं करते मेरा, और ये किसी और के बेटे होते होंगे, ऐसे व्यंग्य से सुजान कह देता है। बुलाकी इस पर कहती है गालियाँ दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निभा इसी में है कि नाम के मालिक बने रहे और वही करे जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते। जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यह दुनिया का दस्तूर है।
मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिनों तक जो राज कर लिया, अब क्यों इस माया के फेर में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। उस पर सुजान कहता है, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ? बुलाकी कहती है, बात जो थी वह मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहे समझो। सुजान उठे, बुलाकी हार कर चली गई। तो बुलाकी सुजान के ये कहने पर कि ये बेटे मेरे नहीं हो सकते, बुलाकी को अभी थोड़ा सा ये बात लग गई और उसने कहा कि गालियाँ मत दो, अब गालियाँ तुम बोलोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूँगी। मैं सुनती थी कि बड़े समझदार होते हैं हमारे मर्द, और तुम तो अलग ही हो, तुम न्यारे हो, इसका अर्थ है अलग हो। आदमी को क्या करना चाहिए, जैसा समय है वैसे उसको बिहेव करना चाहिए, वैसे उसको समझदारी के साथ लेना चाहिए। अब हमारा तुम्हारा निबाह इसी में है कि बेटे जो कहते हैं, हमारा तुम्हारा निबाह यानी तुम्हारा और मेरा निबाह इसी में है, भला इसी में है कि हम बेटों की सुने, क्योंकि बेटे आज कमाते हैं, वो कमाऊ हो गए हैं। और ये बात मैं समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते? और ये दुनिया का दस्तूर ही है। दस्तूर यानी क्या? रूल ही है कि घर में जो कमाता है उसी का राज होता है। हमने ये घर पे अनुभव किया है बच्चों, कि जैसे हमारे पिताजी कमाते हैं और उनकी हम सुनते हैं, ना घबरा कर नहीं, उनको हम आदर सम्मान देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। पर यहाँ पर बुलाकी का भी मानना है कि हमारा समय चला गया है, अब बेटों का समय आ गया है। उस समय के अनुसार हमें अपना अपनी विचारों को भी बदलना चाहिए। मैं बिना लड़कों को पूछे कोई काम नहीं करती, पर तुम्हारा अलग ही है, तुम अपने मन की करना चाहते हो आज भी। और इतने दिनों तक तुमने राज किया, तुम्हें जो चाहिए वो तुमने निर्णय लिया, जो घर में लाना था वो तुमने लाया, जिसको जो देना था वो तुमने दिया। पर आज लड़कों का समय है, लड़कों को अपने मन की करने दो। इस प्रकार उसको अपनी ओर से बुलाकी समझाती है और कहती है कि आधी रोटी खाओ, तुम्हें कितनी ज़रूरत है अभी, और भगवान का भजन करो, जैसे भी तुम एक संत साधु बन गए हो। और ये सब बातें दिमाग से निकालो, चलो खाना खा लो। पर ये बात सुजान को सुहाती नहीं है और सुजान कहता है, क्या अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ जो कि आधी रोटी खाऊं और चुपचाप घर पे पड़ा रहूं? तो बुलाकी कहती है हार कर कि देखो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, तुम्हें जो कुछ भी समझना है वो तुम समझ लो। इस तरह से सुजान वहाँ से उठे और बुलाकी भी हार कर वहाँ से चली गई। तो इस तरह से 3 भाग हमारे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो चौथे भाग में सुजान के साथ क्या होता है, आइए हम देखें। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझ रहा था। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था, उसकी उसे खबर न थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डालनी हुई थी। लड़के उसके सामने चीलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते, क्या यह सब उसके गृहस्वामी होने का प्रमाण न था? पर आज उसे यह ज्ञात हुआ कि यह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। अब तक जिस घर में राज्य किया, उसी घर में अपराधी बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं दे सकता और मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। तो सुजान के सामने ये विचित्र सी कंडीशन आ गई थी, विचित्र सा समय आ गया था कि उसे समय का उलटफेर यानी समय कैसे बदल गया उसको उसका पता ही नहीं चला। उसने एक धुन में पैसा कमाया, उसके बाद उसने ये डिसीजन लिया कि वो एक साधु बनेगा या भक्त बनकर आगे का जीवन जिएगा, सत्कर्म करेगा, दान पुण्य करेगा। और इस सब के बीच इतना समय चला गया कि बेटों के हाथ में सब कुछ आ गया और यही बात सुजान को
सूझ नहीं रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि ये सब मेरे हाथ के अधिकार इनके हाथ कब चले गए। और सुजान इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो गृहस्वामी था और लोग, उसके घर के लोग उसको प्रणाम करते हैं, उसका बहुत आदर सम्मान करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं। पर सुजान को ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा अधिकार चाहिए, जो पहले मेरा अधिकार मेरे घर पर हुआ करता था। यानी मैं जो डिसीजन लूँ वो फाइनल, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, ये जो मैं तय करता था, वही आज मुझे हक, मेरे जो राइट्स हैं वो मुझे मेरे पास ही चाहिए। मुझे मंदिर का पुजारी बनकर नहीं रहना है, नहीं रह सकता मैं, मुझे अधिकार चाहिए। यानी सुजान भगत बनने पर भी अधिकार का प्यासा था और उसे लग रहा था कि मैं भगत बन गया हूँ पर मैं काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। मेरी मर्ज़ी से मैं सत्कर्म कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे किसी कोने में बिठा दे और भगत का नाम देकर मुझे केवल घर का एक भगवान की मूर्ति बनाकर रखे, ये कतई मैं नहीं सह सकता। न जाने कितनी रात बीत गई थी। सुजान ने उठकर गंडासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। गंडासा यानी चारा काटने का एक औज़ार, यानी जिससे कि चारा बहुत ही बारीक बारीक काट कर उसको बैलों को, भैंसों को या अपने घर में जो भी है प्राणी, उनको खिलाया जाता है। सारा गांव सोता था पर सुजान करवी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी न किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा न पड़ता था। आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। उसके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े इतनी महीन और सुडौल थे कि मानो सांचे में ढाले गए हों। तो रात भर सुजान सोया ही नहीं और वो विचार करता रहा और उठकर उसने औज़ार लिया चारा काटने का। और वो ये हरी घास होती है, हरी घास खिलाना पड़ता है बैलों को, तो हरी घास वो बारीक काटने लगा और इतनी बारीक उसने काटी कि लोगों को आश्चर्य हो जाएगा। बहुत ही एक साइज़ के उसने उसके टुकड़े बनाए। यहाँ पर उसके बेटे, दोनों बेटे, शंकर हो भोला हो, दोनों भी चारा काटते थे, पर सुजान की तरह नहीं। और जब से सुजान ने काम करना बंद कर दिया था, तब से चारे के लिए हाय हाय थी यानी चारा कम पड़ता था। और सुजान जब से फिर से काम करना उसने शुरू कर दिया है और वो मन ही मन सोच रहा है कि आज इन लौंडों को दिखा ही देंगे कि चारा कैसे काटा जाता है। लौंडे यानी क्या, उसके बेटे, जो जवान युवक उसके घर में हैं, उनको मैं दिखा दूंगा कि काम कैसा होता है, श्रम यानी क्या है। मुँह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई। बोली, क्या भोला आज रात भर कटिया ही काटता रह गया? कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं। रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, वह सोता ही कब है? जब देखता हूँ तब काम ही काम करता रहता है। ऐसा कमाऊँ संसार में और कौन होगा? इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था? माँ, अम्मा, बुलाकी बोली, वह तो पड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। भोला बोलता है, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता। दिन भर चाहे जितना काम कर लूँ, पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। तो यहाँ पर जब मुँह अंधेरे यानी अर्ली मॉर्निंग बुलाकी जब उठती है, तब वो जो चारा, कटिया का ढेर यानी चारा काटा हुआ जो ढेर लग गया है वहाँ पर, वो देखकर वो दंग रह गई, आश्चर्यचकित रह गई, शॉक्ड रह गई। बोली, भोला रात भर सोया ही नहीं, शायद उसने रात भर बैठकर ये चारा काटा है। कितनी बार मैंने कहा है, तो बेटा जी है तो जहान है, यानी जान है तो जहान है, मैंने इसको समझाया, पर मेरा बेटा मानता ही नहीं, कितना मेहनती है। ये सुनकर सुजान ने उसको
क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा, वह तो सोता ही कब है, तुम्हारा बेटा इतना संसारी इतना कमाऊ है कि बस हमेशा काम करता रहता है, दूसरा संसार में और कोई मिलेगा ही नहीं। भोला भी उतने में वहाँ पर आता है और वो भी आश्चर्य से देखता है और माँ से पूछता है, अम्मा क्या शंकर रात भर नहीं सोया था या सुबह बहुत ही जल्दी उठ गया था, इतना सारा चारा काटा किसने? तो माँ ने कहा कि मुझे लगा कि तुमने काटा होगा। भोला बोला कि मैं तो सवेरे सवेरे नहीं उठ सकता और इस तरह से मैं इतना सारा चारा नहीं काट सकता, तो दिन भर जितना भी काम चाहे कर लूँ पर मुझसे सुबह उठने को मत बोलना। बुलाकी कहती है, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? दादा यानी यहाँ पर पिताजी। भोला ने कहा, हाँ मालूम होता तो है, रात भर सोए नहीं, मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? तो बुलाकी बोली, तुम्हारे पिताजी ने काटी है क्या ये कटिया यानी ये चारा? भोला कहता है, हाँ मालूम होता है माँ, रात भर वो सोए ही नहीं, मुझसे तो बड़ी भूल हो गई कल जो मैंने उनका अपमान किया। अरे अरे देखो माँ, वो तो अभी हल लेकर, हल यानी जिससे बैलों को उसमें जोत कर उससे खेती बाड़ी की जाती है, यानी हल चलाया जाता है खेतों में, मिट्टी की मशागत की जाती है, मिट्टी को उस पर काम होता है, फिर जाकर उसमें अनाज बोया जाता है। तो वो सुजान को देख रहा है और कह रहा है कि देखो माँ, पिताजी जो है वो अब हल लेकर खेतों में जा रहे हैं, ये क्या जान दे देंगे क्या, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? ऐसा भोला अपनी माँ को दिखाते हुए कह रहा है। बुलाकी कहती है, क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। भोला कहता है, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुँह हाथ धोकर हल ले जाऊँ। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुप से काम करना शुरू कर दिया। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न पड़ी। तो इस तरह से भोला अभी डर गया कि पिताजी ही इतनी जल्दी मेरे उठने से पहले ही खेतों में चले जा रहे हैं, तो मेरी तो जिम्मेदारी बनती है, माँ जल्दी जाओ और शंकर यानी छोटे भाई को उठा दो, हम दोनों जाकर उनकी मदद करेंगे। मुंह हाथ धोकर वहाँ पहुँचने तक सुजान ने आधे से ज़्यादा खेत जोत चुका था, यानी आधे से ज़्यादा ज़मीन उसने उसमें हल चला दिया था। तो इस तरह से सुजान के साथ बात करने की हिम्मत जो है भोला की नहीं हुई और इस तरह से चुपचाप वो भी काम करता गया। दोपहर हो गई और सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मग्न है। भोला थक गया है, उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को भी खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर सकते हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गया, हल खोल देना। सुजान कहता है, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांट फेंक कर आता हूँ। भोला कहता है, मैं संझा को डांट फेंक दूंगा। सुजान बोलता है, तुम क्या फेंक दोगे, देखते नहीं खेत कटोरों की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इसी गोइड़ के खेत में 20 मन का भीगा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। यानी यहाँ पर दोपहर होते ही सारे लोग जो है थक कर अपने बैलों को खोल देते हैं और रेस्ट करने लगते हैं, पर सुजान तो नाम नहीं ले रहा है रेस्ट का। तो दोनों बेटों को ये देखकर आश्चर्य हो गया कि अपने पिताजी कितना कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं और उनको अब बैलों की दया आने लगी। मुझे तो इच्छा हो रही थी बार बार भोला की कि बैलों को खोलकर उनको रेस्ट के लिए थोड़ा बिठा दे, और धीरे से जाकर वो सुजान को पूछता है और सुजान कहता है, ठीक है बैलों को खोल दो और तुम उनको लेकर घर जाओ और मैं डांट फेर कर आता हूँ। डांट फेरना यानी क्या, लकड़ी का एक टुकड़ा रहता है, वो ज़मीन पर फिरा दिया जाता है, ज़मीन पर घुमा दिया जाता है ताकि ज़मीन का लेवलिंग ठीक तरह से हो, नहीं तो जहाँ जहाँ गड्ढे पड़ते हैं वहाँ वहाँ पानी रह जाता है और फसल अच्छी नहीं होती। तो ये काम भोला ने और उसके भाई ने बहुत दिनों से किया नहीं था,
इसीलिए वो कहते हैं यहाँ पर खेतों में पानी ज़्यादा भर जाता है, उससे फसल ठीक नहीं होती, तुम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, तुम आगे चलो और मैं फिर घर बाद में लौटूंगा। तो इस तरह से सुजान खेती बाड़ी करने में फिर से लग गया है। हमने देखा कि जो सुजान भगत बन गया था वो फिर से खेती बाड़ी की ओर बढ़ रहा है। एक अपमान की वजह से, बेटों ने किए हुए अपमान की वजह से वो फिर से काम करने के लिए शुरू कर देता है, फिर से श्रम करने के लिए शुरू कर देता है। और उसका श्रम देखकर, उसका हार्डवर्क देखकर उसकी पत्नी, बेटे सारे आश्चर्यचकित हो गए हैं। इसके आगे अगली कहानी अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।